Hello friend, today we will start chapter 3 of class 7. The name of chapter is Fiber to Fabric. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ हार्ड वर्ड या कुछ वर्ड्स देख लेते हैं जो इस चैप्टर में आएगा, जिससे हमको चैप्टर पढ़ने या समझने में मदद मिलेगी। तो यहाँ फ्लेसे फ्लेसे का मतलब होता है मूडना या केस काटना। इस चैप्टर में फ्लेसे का इस्तेमाल हो रहा है। भेड़ पर से उसके बाल को काटने को हम फ्लेसे बोलते हैं। सिल्क मौत होता है रेशम का कीट को हम सिल्क मौत बोलते हैं। यार्न का मतलब होता है धागा। ओवेन का मतलब होता है बुनना, बिनाई करना। नाइट का मतलब भी होता है बिनाई करना। यहाँ पे शेयरिंग का मतलब होता है कर्तन मतलब यहाँ भी हेयर काटने को हम शेयरिंग बोलते हैं। सर्वाइव मतलब बना रहना, सर्वाइव करना, बढ़ना, आगे बढ़ना, इसको सर्वाइव बोलते हैं। बियर्ड मतलब होता है दाढ़ी। ऑक्यूपेशन मतलब होता है व्यवसाय, धंधा, इसको हम लोग ऑक्यूपेशन बोलते हैं। हजार्ड मतलब होता है जोखिम, ये जोखिम भरा काम को हम लोग हजार्डियस वर्क बोलते हैं। कोप ऑफ मतलब होता है काट डालना, किसी चीज़ को काट डालना, उसको कोप ऑफ बोलते हैं। फेयर मतलब होता है निष्पक्ष, साफ। स्पिन मतलब होता है घूमना या किसी के चारों तरफ लिपटा होना, उसको स्पिन बोलते हैं। हेच का मतलब होता है कि अंडे से निकलना, नया जन्म लेना, उसे हेच बोलते हैं। स्विंग मतलब होता है झूलना। एक्सपोजर मतलब होता है संसर्ग। स्पर्म मतलब होता है काता। प्लेंटी मतलब खूब, बहुत। सिग्निफिकेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण। इंटरप्राइज मतलब होता है उद्यम। टेंगल का मतलब होता है उलझन। डिलिकेट का मतलब नाजुक। नाइट का और वोवेन का मतलब बुनाई करना होता है। अब हम लोग चैप्टर की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए, इन क्लास 6 you have learned about some fiber obtained from plant. You also learned that wool and silk fiber are obtained from animals. जैसे कि इसमें कहा गया है कि आप लोगों ने 6 क्लास में पढ़ा है कि कुछ फाइबर जो है हम लोग प्लांट से प्राप्त करते हैं, कुछ फाइबर जो है हम लोग एनिमल से प्राप्त करते हैं, जैसे कि ऊल और सिल्क जो है हम लोग एनिमल से प्राप्त करते हैं। वहीं पे ऊल हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो भेड़ का हेयर से, याक का हेयर से, सिप, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ऊल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लेशी का मतलब होता है हेयर ऑफ द सिप एंड याक। मैंने ऊल जो है हम लोग सिप, याक, कैमल, गोट, इसके हेयर से प्राप्त करते हैं। वहीं पे सिल्क फाइबर जो होता है हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, कोकून से। कोकून कहाँ से आता है, सिल्क मॉथ से आता है। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द सिप बॉडी एल्ड फाइबर, क्या आपको पता है कि सिप का कौन सा पार्ट हमें ऊल देता है, फाइबर देता है। आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर आर कन्वर्टेड इनटू वूलन यार्न दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू नाइट स्वेटर। क्या आपको पता है कि हम लोग उस फाइबर से वूलन यार्न कैसे बनाते हैं। जो फाइबर या जो यार्न हम लोग मार्केट से खरीदते हैं, किस पर्पस से, स्वेटर बिनने के पर्पस से। या बुना हुआ स्वेटर भी अगर हम लेते हैं तो वो यार्न कैसे बनता है, अगर यार्न बनेगा उसके बाद ही हम स्वेटर बुन सकते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर आर मेड इनटू सिल्क, क्या आपको किसी तरह की आइडिया है, जानकारी है क्या, सिल्क फाइबर किस तरह से सिल्क बनता है। विच इज ओवन इनटू साड़ी, जिसे हम साड़ी में रहते हैं, बुनते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर टू दीज क्वेश्चंस। इस चैप्टर में हम लोग इस सवाल पे काम करेंगे, इस सवाल का आंसर जानने की कोशिश करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एनिमल्स फाइबर जो कि ऊल और सिल्क है। ऊल के बारे में क्या जानते हैं, ऊल हमें कहाँ से मिलता है। ऊल हमें सीप, गोट, याक और सम अदर एनिमल से मिलता है। जो जिसके पास फर हो, जिसके पास हेयर हो, वहाँ से हम ये सब प्राप्त कर सकते हैं। जैसे रैबिट हो गया, यहाँ से भी कुछ मात्रा में थोड़ा महंगा रहता है, लेकिन यहाँ से भी हम प्राप्त कर सकते हैं। याक है, कैमल है, गोट है। दीज ऊल एल्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। अब हम ऊल प्राप्त कर रहे हैं, ऊल ऑब्टेन कर रहे हैं, तो ये हेयर से बनता है, हेयर से हम प्राप्त करते हैं।
जिस एनिमल से प्राप्त कर रहे होंगे, जिस एनिमल से एल्ड कर रहे होंगे, उसके बॉडी पे एयर होगा ही होगा। डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर? क्या आपको पता है कि इस एनिमल्स की बॉडी पे थिक हेयर क्यों होता है? थिक हेयर का काम क्या होता है? ये थिक हेयर जो होता है एयर को ट्रैप कर लेता है। एयर जो है हीट का बैड कंडक्टर है, मैंने बैड कंडक्टर ऑफ या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, जिसके कारण हीट का जो होता है, क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। हीट का ट्रांसफर नहीं होने के कारण बॉडी टेम्परेचर इसका मेंटेन रहता है, मतलब बॉडी वार्म रहता है। उसी हेयर से हम लोग यार्न बनाते हैं, यार्न बना के स्वेटर पहनते हैं। स्वेटर पहनने के बाद वही हीट ट्रैप करता है, जिसके कारण हमारा बॉडी भी वार्म रहता है। वार्म क्यों रहता है? क्योंकि हीट ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे हो नहीं रहा, तो बाहर हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बाहर इन्वायरमेंट में ट्रांसफर नहीं हो रहा है, जिसके कारण हमें वार्म महसूस होता है। इसे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर के बारे में। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी देखते हैं। फिल द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड। उस हेयर को आप अपनी बॉडी, आर्म और अपने सर पे महसूस कर सकते हैं। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? क्या आपको कुछ अलग महसूस होता है? विच वन सिम्स कोर्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट? कौन आपको हल्का रुखड़ा या कड़ा लगता है और कहाँ पे आपको सॉफ्ट महसूस होता है? कहाँ पे आपको मोटा या थिक महसूस होता है या सॉफ्ट? अब देखते हैं आगे क्या है। Like us, the hairy skin of the sheep has two type of fire that form its flesh. इसी तरह जैसे मोटा हुआ, सॉफ्ट हुआ, इसी तरह हमें सीप से भी दो तरह का फाइबर मिलता है। फर्स्ट, द कोर्स ब्रेड हेयर, ये हल्का मोटा तरह का होता हुआ, एंड द दूसरा क्या होता है? फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर। फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर जो होता है, फाइन होता है और सॉफ्ट होता होगा, मुलायम होता होगा, टू फाइंड क्लोज टू द स्किन। ये जो होता है फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर कहाँ से मिलता है हमें? स्किन के नज़दीक वाला जो हेयर होता है वो फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर होता है। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर फ्रॉम मेकिंग ऊल। ये जो फाइन हेयर होता है यही हमें फाइबर प्रोवाइड करता है, जिससे हम ऊल बनाते हैं, और ऊल से हम लोग क्या यार्न बनाते हैं, यार्न से हम लोग स्वेटर नाइटिंग करते हैं, मतलब बिनते हैं। Some breed of sheep possess only fine under hair। मैंने कुछ प्रजाति है सीप का, भेड़ का कुछ प्रजाति है जो कि सिर्फ और सिर्फ फाइन अंडर हेयर देता है। तो अच्छी बात है, कमर्शियल जो इसका बिजनेस कर रहा है उसके लिए इसी तरह का सीप चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ फाइन अंडर हेयर दे, जिससे हम ज़्यादा मात्रा में ऊल बना सके। ज़्यादा फाइन अंडर हेयर देगा तो ज़्यादा फाइबर मिलेगा, ज़्यादा फाइबर मिलेगा तो ज़्यादा ऊल बनेगा। These parents are especially chosen to give birth। अब ज़्यादा भेड़ पाने के लिए हम इस पेरेंट को चूज करते हैं, इस मैंने फाइन अंडर हेयर देने वाले भेड़ को चूज करते हैं, और इससे हम ऑफ स्प्रिंग प्राप्त करते हैं। ये जो बच्चा देता है उसे हम लोग पालते हैं, क्योंकि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम ऊल का उत्पादन कर रहे हैं तो उसके लिए भेड़ चाहिए ही चाहिए, और भेड़ अगर फाइन अंडर हेयर देने वाला हो तो ज़्यादा मात्रा में ऊल हमें मिलेगा। इसलिए हम लोग फाइन अंडर हेयर जिस भेड़ का हो उस पेरेंट को सिलेक्ट करते हैं और उससे ब्रीडिंग करवाते हैं। चूज टू गिव बर्थ सिर्फ विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर, जिसके पास सिर्फ सॉफ्ट अंडर हेयर हो, वो दो पार्टनर चुनते हैं। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पार्टनर्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इज देयर ऑफ स्प्रिंग। तो ये हम लोग पार्टनर क्यों चुनते हैं कि उसका ऑफ स्प्रिंग जो उसका बच्चा जो हो उसमें स्पेशल कैरेक्टर है। वो स्पेशल कैरेक्टर क्या होगा कि उसका हेयर जो होगा अंडर सॉफ्ट होगा। क्या होगा? फाइन अंडर सॉफ्ट हेयर होगा या फाइन अंडर हेयर होगा। सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप इज टर्म्ड सिलेक्टिव ब्रीडिंग। इस तरह से जो हम लोग ब्रीडिंग करवाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। मतलब दो सिलेक्टिव पार्टनर चुनना, फिर उससे ब्रीडिंग करवाना, उससे जो भेड़ हमें प्राप्त होगा उसका हेयर
क्या होगा, सॉफ्ट अंडर सॉफ्ट हेयर होगा, जिससे हम लोग को ज़्यादा मात्रा में ऊल मिलेगा, क्योंकि उसका ऊल जिसका ऊल सॉफ्ट होता है। अब यहाँ पे देखते हैं एनिमल्स डेट इल्ड ऊल। अब एनिमल्स जिससे हम लोग ऊल प्राप्त करते हैं, सेवरल ब्रीड ऑफ शिप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। बहुत सारे शिप की ब्रीड्स हैं, प्रजाति हैं जो अलग अलग हिस्से में हमारे कंट्री में पाए जाते हैं। However, the flesh of the sheep is not the only source of wool। जबकि हमें पता है कि सिर्फ भेड़ का बाल ही ऊल का सोर्स नहीं है। सिर्फ हमें ऊल और बहुत जगह से मिलते हैं, जैसे कैमल हो गया, गोट हो गया, याक हो गया, यहाँ से भी हमें ऊल मिलते हैं। सीप, अब मार्केट में ज़्यादातर ऊल आता है वो सीप ऊल आता है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में सीप पाला जाता है, इसलिए सीप ऊल ज़्यादा हमें मिलता है। उसके बाद याकुल कॉमनली जो होता है तिब्बत और लद्दाख में हमें याकुल मिलता है। फिर अंगोरा ऊल इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट। अंगोरा ऊल जो होता है अंगोरा गोट से हम लोग प्राप्त करते हैं, अंगोरा गोट से ऑब्टेन करते हैं। और अंगोरा गोट कहाँ पाया जाता है, ज़्यादातर हिली रीजन में पाया जाता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, इस इलाके में अंगोरा गोट पाया जाता है, इसीलिए इस इलाके में अंगोरा ऊल मिलता होगा। ऊल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर। ऊल को हम गोट हेयर से प्राप्त करते हैं, जैसे अंगोरा गोट हो गया, वो भी तो गोट ही है। फिर द अंडर फर ऑफ द काश्मीरी गोट इज सॉफ्ट। अब काश्मीरी गोट का जो फर होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। इट इज ओवन इनटू द फाइन सॉल। इसे इस काश्मीरी गोट से जो होता है, इस फर से जो होता है, काश्मीरी गोट से जो हमें फर मिलता है ये अंडर फाइन होता है, तो इससे हम लोग सॉल बुनने का काम करते हैं ज़्यादातर, जिसको हम लोग पासमाना सॉल बोलते हैं। जिसे हम लोग पासमीना सॉल बोलते हैं। द फर या हेयर ऑन द बॉडी ऑफ द कैमल इज ऑल्सो यूज्ड एज ए वूल। लैम्स एंड अल्पासा फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो एल्ड वूल। लैम्प और अल्पास जो हमें साउथ अमेरिका में मिलता है, उससे भी हम ऊल प्राप्त करते हैं। अब दूसरा एक्टिविटी देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कलेक्ट पिक्चर ऑफ एनिमल्स हुज हेयर इज यूज्ड एज ऊल। इसमें बोल रहा है कि आप कुछ एनिमल्स या उस एनिमल्स का पिक्चर कलेक्ट कीजिए जहाँ जिससे हम ऊल प्राप्त करते हैं या ऊल फाइबर प्राप्त करते हैं। अब उसे अपने स्क्रैप बुक में चिपकाइए। अगर आप उस पिक्चर को प्राप्त करने आने वाले हैं तो आप इस बुक से स्केच कर सकते हैं या फोटो कॉपी करवा सकते हैं इससे, फिर उसे कट करके चिपकाइए। फाइंड आउट वर्ड फॉर शिप। अब बोल रहा है कि आप शिप, गोट, कैमल, याक ये का जो नाम है उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो फाइंड आउट कीजिए आपके लोकल लैंग्वेज में या कंट्री के अलग अलग हिस्से में जो उसे जिस नाम से बुलाया जाता है वो सारे नाम आप कलेक्ट कीजिए और अपने स्क्रैप बुक पे नोट कीजिए। अब यहाँ दूसरा एक्टिविटी देखते हैं। दूसरा एक्टिविटी में बोल रहा है कि आपको प्रोसीड आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, फाइंड आउट एंड मार्क द प्लेस ऑन द मैप वेयर यू फाइंड animals that provide wool. Use different color to denote the location for different wool yielding animals। इसमें बोला जा रहा है कि आप इंडिया का मैप ड्रॉ कीजिए आउटलाइनिंग, और फिर वर्ल्ड का भी आउटलाइनिंग ड्रॉ कीजिए, फिर उस पर मार्क कीजिए, नोट कीजिए प्लेस को जहाँ जहाँ पे हम इस तरह के एनिमल्स को प्राप्त करते हैं, जो कि ऊल देते हैं। उस तरह ऊल देने वाले एनिमल्स को प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, या ऊल देने वाले एनिमल्स पाए जाते हैं, उस जगह डोनेट कीजिए। और अलग अलग एनिमल्स के लिए आप अलग अलग कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको दिखाने या बताने या डिनोट करने में आसानी होगा। तो दोनों एक्टिविटी हल्का है, आप दोनों जरूर कीजिएगा। अब आगे देखते हैं फ्रॉम फाइबर्स टू ऊल। अब फाइबर से ऊल किस तरह बनता है। फॉर ऑब्टेनिंग ऊल सीप आर रेयर्ड। अब ऊल ऑब्टेन कर रहे हैं तो हमें सीप पालना ही होगा, सीप का पालन पोषण करना ही होगा, इसीलिए तो यहाँ पे सेलेक्टिव ब्रीडिंग करवाया जाता है कि हमें ज़्यादा मात्रा में ऊल मिले और अच्छा ऊल मिले। देयर हेयर इज कट एंड प्रोसीड इनटू ऊल। अब इसका हेयर काटा जाता है और ऊल बनाने के लिए भेज दिया जाता है।
या ऊल बनने के लिए आगे प्रोसीड कर दिया जाता है। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। अब इस प्रोसेस के बारे में हम लोग जानते हैं। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। अब रियरिंग मतलब शिप का पालन पोषण करना और उसका प्रजनन करवाना। अगर आप ऊल का बिजनेस कर रहे हैं, ऊल आपको प्राप्त करना, ऊल बनाना है, तो आपको फाइबर चाहिए। फाइबर चाहे हेयर, हेयर कहाँ से प्राप्त करेंगे हम लोग? शिप से प्राप्त करेंगे। शिप से प्राप्त करने के लिए हम शिप चाहिए, ज़्यादा मात्रा में शिप चाहिए, और एक स्पेसिस पार्टिकुलर ब्रीड वाला शिप चाहिए। इसलिए हम लोग ब्रीडिंग करवाते हैं, जिससे हमें नया ऑफ स्प्रिंग मिले, न्यू बॉर्न बेबी मिले, जिसका एक पार्टिकुलर या स्पेसिफिक करेक्टर हो। वो करेक्टर कैसा होना चाहिए? सॉफ्ट हेयर होना चाहिए उसका, अंडर सॉफ्ट हेयर, जिससे हमें ज़्यादा मात्रा में ऊल प्राप्त हो, जिससे हमें ज़्यादा मात्रा में ऊल मिले। इसलिए हम लोग रेयरिंग करते, पालन पोषण करते हैं, ब्रीडिंग करवाते हैं एक अच्छे नस्ल के शिप के लिए। इफ़ यू ट्रेवल इन द हिल इन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, you can see shepherds taking their hairs of the sheep for grazing. shepherds का मतलब होता है चरवाहा। आप देखिएगा कि शिप को पाला जाता है, चराया जाता है वहाँ पे, इस सब जगह पे। इतना जगह का नाम बताया, कुछ हिली एरिया है, कुछ प्लेन जगह है, वहाँ पे शिप को पाला जाता है। क्योंकि शिप हार्बीवोरस है और वो घास को प्रेफर करता है, इसलिए वो ज़्यादातर हिली एरिया, प्लेन एरिया पे रहता है। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग, शिप रेयरिंग also fed them on the mixture of pulses, corns, jars, oils, cakes. अब शिप को चराने के अलावा हमें और कुछ भी देना होता है अगर उसे पाल रहे हैं तो, जैसे कि दाल, कॉर्न हो गया, ज्वार हो गया, वाल केक्स हो गया। वाल केक्स का मतलब होता है कि आप तेल पेड़ने के बाद जो मटेरियल बच जाता है, जो सॉलिड मटेरियल बच जाता है तेल निकालने के बाद, उसे हम लोग बोलते हैं वाल केक्स। एंड मिनरल्स, और कुछ मिनरल्स। इन विंटर शिप आर केप्ट इंडोर एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन्स एंड ड्राई फूड। ठंड के समय में शिप जो होता है अंडर इंडोर हो जाता है, मैंने बाहर नहीं निकलते हैं। बाहर निकलते हैं मतलब फील्ड में नहीं रहते हैं, इसलिए उनका जो चरवाहा वाला इलाका है, जितना वो ग्रेजिंग करते हैं, बस उतना ही दूर में सीमित रहते हैं ठंड के मौसम में। इसलिए उन्हें उस समय लीफ चाहिए, ग्रेन चाहिए और ड्राई फूडर चाहिए। शिप आर रेयर इन मेनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल। शिप जो है हमारे कंट्री में बहुत सारे पार्ट में पाले जाते हैं। किस पर्पज से? वूल प्राप्त करने, वूल ऑब्टेन करने के पर्पज से। टेबल 3.1 में देखेंगे कि नेम ऑफ सम ब्रीड, इसमें कुछ शिप के ब्रीड्स हैं जिसे हम लोग पालते हैं हमारे कंट्री में फॉर प्रोड्यूसिंग वूल, वूल प्राप्त करने के लिए। द क्वांटिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम देम इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल। इसमें क्वांटिटी ऑफ वूल भी बताया गया और स्टेटस वेयर फाउंड, और स्टेट वेयर किस इलाके में पाया जाता है, किस स्टेट में पाया जाता है, वो भी बताया गया। सर्टेन ब्रीड ऑफ शिप हैव थिक coat of hair on their body which yield good quality wool in large quantity. कुछ शिप का ब्रीड जो है जिसपे मोटा कोट की तरह हेयर होता है, जिससे हम लोग लार्ज अमाउंट में ऊल प्राप्त करते हैं और अच्छा क्वालिटी का ऊल प्राप्त करते हैं। अब इस टेबल में देखते हैं कि कौन कौन सा ब्रीड है। जैसे लोही, पहला ब्रीड क्या है? लोही, जिसका गुड क्वालिटी ऑफ वूल, क्वालिटी ऑफ वूल क्या होता है? बहुत अच्छा होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? राजस्थान और पंजाब के इलाके में पाया जाता है। रामपुर वुसर जो कि ब्राउन फ्लेश है, जिसका ब्राउन हेयर होता है, ये ज़्यादातर उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। नली जो होता है कारपेट वूल, इसका क्वालिटी क्या है? कारपेट वूल बनता है इससे, जो कि राजस्थान और हरियाणा और पंजाब के इलाके में पाया जाता है। बकरवाल वूल जो है, बकरवाल ब्रीड जो है वो हमें कैसा वूल देता है? फॉर वूलन सॉल। ये ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का होता है, तब हम सॉल बनाते हैं इसके। वूलन सॉल के लिए होता है यूज, जो कि जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। मरवाड़ी ब्रीड जो है वो कोर्स वूल देता है, मैंने मोटा वूल देता होगा, जो कि गुजरात में पाया जाता है। पटनवाड़ी, ये भी एक ब्रीड है, नाम है ब्रीड का,
जो कि होसरिया फॉर होसरिया के लिए होता है, और ये भी गुजरात में पाया जाता है। अब देखते हैं आगे। एज मेंशन्ड अर्लियर, these ships are selectively bred, which one parent being a ship of the good breed. Once the rear ship have developed a thick growth of hair is shaved off for getting work. जैसे कि ऊपर बताया गया है कि इसमें से जितने भी सीप है सब सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवा के लाए जाते हैं। सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवा के लाने के बाद जो होता है सारे सीप क्या होंगे, एक ही कैरेक्टर वाले होंगे और सबके ऊल अच्छे होंगे, थिक हेयर वाले होंगे, ज़्यादा बढ़ने वाले होंगे बाल। तो फिर इसके बाद इसके हेयर कट करते हैं और ऊल प्राप्त करते हैं इससे ज़्यादा मात्रा में और अच्छे क्वालिटी में। अब देखते हैं प्रोसेसिंग फाइबर इनटू ऊल। फाइबर से ऊल बनने का प्रोसेसिंग स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते हैं। द ऊल विच इज यूज्ड फॉर knitting sweaters or for weaving shawls is the finished product of long process which involve the following step. अब जो ऊल हम लोग प्राप्त करते हैं किटिंग स्वेटर बिनने के लिए, शॉल बुनने के लिए, वो सब लंबे प्रोसेस के बाद बनता है। फाइबर से ऊल बनने में बहुत लंबा प्रोसेस होता है। अब वो प्रोसेस को हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। स्टेप 1 में देखिए क्या होता है। यहाँ पे जो हेयर होता है द रेसे ऑफ द शिप अलोंग विथ ए थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी। यहाँ पे शिप के बॉडी पर से एक थिन लेयर का स्किन को ऊपर से एक हेयर का थिन लेयर हटा दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। अब इस केस को हेयर को कट करने के प्रोसेस को हम लोग शेयरिंग बोलते हैं। मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर। ये मशीन सिमिलर होता है जैसे कि हमारे सैलून में होता है, बार्बर लोग यूज करते हैं, उसी तरह ये भी मशीन होता है जो उसके बॉडी पर से हेयर हटाने का काम करता है। यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर। ज़्यादातर हेयर को हम लोग हॉट वेदर में हटाते हैं क्योंकि हॉट वेदर में उस हेयर का कोई काम नहीं रहता, वैसे वो हेयर झड़ के नया हेयर निकलता है उन लोगों का। तो ज़्यादातर हम लोग हॉट वेदर में उस हेयर को निकालते हैं क्योंकि कोल्ड वेदर में उसे भी गर्मी की ज़रूरत होती है। Usually hair are removed during the hot weather. This enables sheep to survive without their protected coat of hair. ये जो क्या है हॉट वेदर में निकालते हैं जिसके कारण वो सरवाइव कर सकता है हॉट वेदर में, क्योंकि कोल्ड वेदर में अगर निकालेंगे तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। The hair provide woolen fiber. अब ये जो हेयर हमें मिला, ये हेयर जो हमें प्राप्त किए, ये हमें वुलन फाइबर देता है। वुलन फाइबर आर देन प्रोसीड टू ऑब्टेन वुलन यार्न। वुलन फाइबर को हम लोग फिर वुलन यार्न बनाने के लिए आगे प्रोसीड कर देते हैं। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शिप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट ए हेयर कट और योर फादर शेव हिज बियर्ड। हम जो शेयरिंग करते हैं, जो भेड़ के ऊपर शिप के ऊपर से जो बाल काटते हैं, उससे भेड़ को किसी प्रकार का हर्ट नहीं होता, किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होता। उसी तरह जैसे हम लोग का बाल कटता है उसी प्रकार उसका भी बाल कटता है। जैसे हम लोग के घर में सेविंग होता है, जैसे कोई सेविंग करता है, पापा लोग सेविंग करते हो, जैसे उनको कुछ नहीं होता है उसी तरह उसको भी, शिप को भी कुछ नहीं होता है, बस उसको बॉडी के ऊपर का बाल काट लिया जाता है, जो कि दोबारा कुछ दिन में, कुछ महीने में निकल जाता है। डू यू नो वाई? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड। क्योंकि हमारा जो अपर मोस्ट लेयर होता है स्किन का वो डेड रहता है। ऑल्सो द हेयर ऑफ द शिप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। और उसी तरह शिप का जो हेयर होता है जिसे हम काट लेते हैं, वो काटने के बाद फिर से हो जाता है, जैसे हमारा बाल कटने के बाद फिर से वापस हो जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे स्टेप 2 क्या है। द शेयर्ड स्किन, वो जो अब काटा हुआ स्किन, केस काट के जो हटाते उसका जो स्किन बचा। शेयर्ड स्किन विथ हेयर इज थ्रोली वॉश्ड in tank to remove grease, dust and dirt. This is called scoring. Nowadays scoring is done by machine. अब वो जो काटा हुआ स्किन है, मैंने स्किन क्या बाल बोलेंगे उसको, काटा हुआ जो बाल है
काटा हुआ जो फाइबर जो है उसे हम लोग क्या करते हैं, धोते हैं किसी टैंक में डाल के, जिसके कारण उसका ग्रीस जो तेल जो लगा हुआ होगा, चाहे चिपचिपा पदार्थ जो होगा, कुछ जो भी डस्ट होगा वो बाहर निकल जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग स्कोरिंग बोलते हैं। अब आजकल जो पहले इसको टैंक में डालकर धोया जाता है, लेकिन आजकल इसे मशीन में डालकर धो दिया जाता है। अब स्टेप 3 देखिए क्या है, आफ्टर स्क्योरिंग। अब धोने के बाद जब साफ हो गया, सॉर्टिंग इज डन। सॉर्टिंग क्या होता है, सॉर्टिंग मतलब क्या होता है, द हेयर स्किन इज सेंट टू ए फैक्ट्री वे हेयर ऑफ द डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। सॉर्टिंग का मतलब होता है अलग अलग तरह का जो हेयर होगा उसे अलग अलग किया जाता है फैक्ट्री में जाके, उसी हम सॉर्टिंग बोलते हैं। मैंने किस तरह का हेयर है, उस बहुत सारे हेयर मिक्स में, मोटा पतला, अलग अलग बॉडी का अलग अलग पार्ट का अलग अलग हेयर, उसे अलग अलग कर दिया जाता है। जितने यूज वाला हेयर रहता होगा, जितना अच्छा हेयर रहता होगा, उसे ऊल बनाया जाता होगा। द स्मॉल the small fluffy fiber called burrs are picked out from the hair. These are the same burrs which sometimes appear on your sweaters. अब उसमें से बर्स निकाला जाता है, जैसे हमारे स्वेटर के ऊपर जो रोया रोया हो जाता है, उसी तरह उसमें से निकाला जाता है। द फाइबर आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड। अब फाइबर को दोबारा से धोया जाता है, उसे सुखा दिया जाता है। दिस इज द वूल रेडी टू बी ड्रोन इनटू फाइबर। अब जो वूल है रेडी हो चुका है फाइबर बनने के लिए। अब फिफ्थ स्टेप देखिए क्या बोल रहा है। फिफ्थ स्टेप में हमें क्या करना है, द फाइबर कैन बी डाइड इन वेरियस कलर। अब फाइबर को हम लोग अलग अलग कलर में भिगो सकते हैं, रंग सकते हैं। एज द नेचुरल फ्लेश ऑफ द सीप एंड गॉट इज ब्लैक। जबकि नेचुरल कलर क्या होता है, सीप और ब्लैक, गोट का ज़्यादातर ब्लैक, ब्राउन, वाइट, बस यही 2-3 कलर होता है, ये 2-3 कलर का मिक्सचर होता है। तो इसे फिर हम रंगते हैं, कलर करने के बाद इस्तेमाल करते हैं। जो 6th स्टेप में के लिए भेज देते हैं। द फाइबर आर स्ट्रेटेंड कॉम्बैट एंड रोल इनटू यार्न। अब रंगने के बाद फाइबर को सीधा किया जाता है, कॉम्बैट किया जाता है, उसका रोल कर दिया जाता है यार्न में। द लॉन्गर फाइबर आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर एंड द शॉर्टर फाइबर आर स्पून एंड ओवन इनटू द वूलन क्लॉथ्स। अब लॉन्गर फाइबर को है जो स्वेटर बनाने के लिए भेज दिया जाता है, उसे लंबा यार्न बना दिया जाता है। और शॉर्टर फाइबर या स्पून होता है, उसे शॉर्टर फाइबर जो होता है उसे स्पून कर दिया जाता है, ओवन कर दिया जाता है वुलन क्लॉथ में। वुलन क्लॉथ बना दिया जाता है, उससे वुलन क्लॉथ में बिन दिया जाता है, मिरो दिया जाता है। अब देखिए ये प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ सिर्फ मैंने उसका बाल कटा रहा है। दूसरा स्टेप में टैंक में डाल के धो रहा है, उसे साफ कर रहा है, स्कोरिंग इन टैंक। तीसरा स्टेप में स्कोरिंग में मशीन, यहाँ मशीन के थ्रू स्कोरिंग कर रहा है, पहले ऐसा होता था मशीन के थ्रू हो रहा। फिर उसका रोलिंग इनटू यार्न। अब धोने के बाद डाई कर दिया उसका यार्न में रोल कर रहा है। अब देखिए ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। ऑक्यूपेशन का मतलब व्यवसाय, हैजार्ड मतलब होता है कि किसी तरह का विपदा हो जाना या खतरा होना। तो काम करते समय किसी भी काम से खतरा हो रहा है उसे ऑक्यूपेशनल हैजार्ड बोलते हैं। जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो उसे एक्सीडेंट से कुछ हो जा रहा है तो उसे वो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड हो गया। आप किसी केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑक्यूपेशनल हैजार्ड हमेशा रहता है। मैंने जो भी वहाँ काम करता है लगातार उससे कुछ ना कुछ बीमारी हो जाता है केमिकल से जुड़ा हुआ, तो उसी को हम लोग ऑक्यूपेशनल हैजार्ड बोलते हैं। वूल इंडस्ट्री इज एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मेनी पीपल्स इन आवर कंट्री। यहाँ इंडिया में वूल इंडस्ट्री बहुत सारा है और बहुत सारा का जीविका चलता है इसी से, और बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं। बट स्टोर्स जॉब इज रिस्की एज समटाइम दे गेट इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरिया। लेकिन हाँ, वूल इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो ठीक है, लेकिन अगर आप स्टोर करके रख रहे हैं, आप वहीं पे रह रहे हैं और वूल भी स्टोर कर रहे हैं, तो कभी कभी वो रिस्की हो सकता है जब अगर उस वूल में इन्फेक्शन हो गया है और बैक्टीरिया उसमें फैल चुका है तो। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंथ्रेक्स बोलते हैं, विच कॉज ए
Fatal blood disease called Sotos disease. Such risk factors by workers in any industry are called occupational hazards. इस तरह का जो रिस्क होते रहता है, मैंने आप काम करते समय जो बीमारी हो जाए, काम करने की वजह से हो जाए, उसे ऑक्यूपेशनल मैंने उस ऑक्यूपेशन में जो भी रहेगा उसे होता है, ये बीमारी हो जाता है। अगर ऐसा अगर हुआ तो इसे ऑक्यूपेशनल हैजर्ड बोलते हैं। ये रिस्क होता है अगर आप स्टोर करके रख रहे हैं ऊल को। तो अगर स्टोर नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर स्टोर नहीं कर रहे हैं तो बैक्टीरिया फैलेगा नहीं। तो देखिए, Bojo is wondering why it hurt when someone pull his hair, but not when he goes for a haircut. बोझो सोच रहा है कि अगर कोई उसका बाल को घिसता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, तकलीफ होता है। लेकिन वहीं पे तकलीफ, मैं गुस्सा तो अलग चीज हो गया, मैं तकलीफ होता है अगर उसका बाल कोई खींच रहा है तो। लेकिन वहीं पे अगर हेयर कटर के पास जाता है, उसका बाल काटा जाता है तो उसे कोई तकलीफ नहीं होता, कुछ पता नहीं चलता। बोजो इज वॉन्डरिंग वाई ए कॉटन garment cannot keep us as warm in winter as woolen sweater does. बोझो के दिमाग में एक और सवाल चल रहा है कि जितना वुलन कपड़ा है, वुलन स्वेटर है, ये सब जितना गर्म करता है उतना कॉटन क्लॉथ क्यों नहीं गर्म करता हमें विंटर में। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी में क्या बोला गया, डिबेट का मतलब होता है कि बात विवाद करना। डिबेट amongst your classmates whether it is fair on the part of the women to rear sheep and then cope off their hair for getting wool. यहाँ बोल रहा है कि आप डिबेट कीजिए कि क्या यह सही है या फेयर है ऑन द वुमेन पार्ट ऑफ वुमेन के लिए कि आप भेड़ पाले और उसका हेयर को कट करें ऊल प्राप्त करने के लिए। तो इसके बारे में डिबेट कीजिएगा कि कहाँ तक सही है, नहीं है, गलत है। अब आगे देखते हैं सिल्क के बारे में। सिल्क क्या है और कहाँ से प्राप्त होता है। सिल्क एनिमल से प्राप्त होता है, जैसे ऊल हो रहा था। सिल्क फाइबर आर ऑल्सो एनिमल्स फाइबर। सिल्क फाइबर भी एनिमल्स फाइबर है। सिल्क वार्म स्पिन द सिल्क फाइबर। सिल्क वार्म जो होता है सिल्क फाइबर को स्पिन करता है, पिरोए रहता है, मेरे रहता है। द रियरिंग ऑफ सिल्क वार्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। अब सिल्क प्राप्त करने के लिए, सिल्क ऑब्टेन करने के लिए हमें सिल्क वार्म को रेयरिंग करना होता है, सिल्क वार्म को पालना होता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्क वार्म को पालने की विधि या उस कल्चर को हम लोग सेरिकल्चर बोलते हैं। इस एग्रीकल्चर को हम लोग सेरिकल्चर बोलते हैं। जैसे हम लोग क्रॉप का अगर हम कल्चर कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर हो गया, उसी तरह अगर हम सिल्क का कर रहे हैं तो सेरिकल्चर हो गया। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर्स आंटी ग्रैंडमदर्स द काइंड ऑफ द सिल्क साड़ीज दे हैव। आप अपने मम्मी, आंटी या ग्रैंड मदर से पता कर सकते हैं और उसका एक सैंपल रख सकते हैं या लिस्ट बना सकते हो सैंपल का कि किस सिल्क का साड़ी है, किस तरह के सिल्क का साड़ी है वो। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ। इससे पहले कि हम जाने कि सिल्क कैसे बनता है, ये जानना सही होगा या ज़्यादा ज़रूरी है सिल्क मॉथ के बारे में जानना, सिल्क मॉथ का हिस्ट्री जानना कि सिल्क मॉथ होता क्या है, कैसे हुआ, कहाँ से बना। तो यहाँ देखते हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क का जो कीट है उसका लाइफ हिस्ट्री क्या। द फीमेल सिल्क मॉथ लेग, और फीमेल सिल्क मॉथ जो है वो अंडा देती है। फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर एंड सिल्क वर्म, जिसमें से लार्वा निकलता है जिसे हम लोग कैटरपिलर और सिल्क वर्म भी बोलते हैं। दे ग्रो इन साइज and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa। अब वो साइज में बढ़ता है और जल्दी जल्दी बढ़ता है। फिर जब कैटरपिलर अपने लाइफ के नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए होता है तो उसे हम लोग प्यूपा बोलते हैं। इन फर्स्ट वेव्स ए नेट टू होल्ड इटसेल्फ। अब नेक्स्ट स्टेप में जाता है तो सबसे पहले क्या करता है, एक वेव बनाता है, एक जाल बनाता है अपने चारों तरफ, जिससे कारण वो खुद को होल्ड कर सके। देन इट स्विंग्स इटसेल्फ फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर 8। जैसे फिगर में दिखाया गया उस तरह से उस
सर को अपना चारों तरफ घुमाता है और स्विंग करता है, घूमता है या झूलता है उसमें। ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द हेड ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द हेड द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर मेड ऑफ ए प्रोटीन। अब सर को घुमाते समय वो फाइबर सेक्रेट करता है, जो जाल बनाया था उसमें सर घुमाता है, इधर उधर घूमता है, उस घूमते समय एक पदार्थ सेक्रेट करता है, प्रोटीन, एक लेयर बनाता है प्रोटीन का, which harden on exposure to air and become silk fiber, जो एयर के संपर्क में आने से एक कड़ा सा सिल्क फाइबर बना देता है, जो कि एयर के संपर्क में आने से हार्ड हो जाता है और बाद में क्या होता है, सिल्क फाइबर बन जाता है। Soon the caterpillar completely covered itself by silk fiber. This covering is known as cocoon. अब इसके बाद जब कैटरपिलर खुद को चारों तरफ से ढक लेता है, अब जब लेयर प्रोटीन का लेयर बनाया, उसके बाद हवा आया, हवा के संपर्क में आया तो लेयर कड़ा हो गया, उसके बाद चारों तरफ से प्यूपा जो होता है चारों तरफ ढक लेता है खुद को। जब ढकने के बाद क्या बनता है, उस कवरिंग को हम लोग कोकून बोलते हैं। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द मोथ कंटिन्यूअस इनसाइड द कोकून। अब उसका अंदर कोकून के अंदर वो डेवलपमेंट होते रहता है उसका। सिल्क फाइबर आर यूज्ड फॉर वेविंग सिल्क क्लॉथ। सिल्क फाइबर हम लोग, अब तो सिल्क तो बन चुका है, वो जो कवर है वो सिल्क ही है, वो कवर के चाहता है अंदर जो है प्रोटीन का लेयर बना हुआ वही सिल्क रहता है। सिल्क फाइबर आर यूज फॉर वेविंग सिल्क, और सिल्क फाइबर को सिल्क क्लॉथ बुनने के लिए यूज कर देते हैं। कैन यू माइट डैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज कंफर्टेबल थ्रेड ऑफ स्टील। आपको पता होना चाहिए कि सिल्क यार्न का थ्रेड जो होता है बहुत ही मजबूत होता है, वो लगभग किसी कंफर्टेबल स्टील के थ्रेड के मुकाबले ज़्यादा मजबूत होता है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिल्क यार्न कितना मजबूत होता होगा। द सिल्क यार्न थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मोथ। सिल्क यार्न थ्रेड हम लोग कोकून से प्राप्त करते हैं, जो कि सिल्क मोथ से बनता है, सिल्क मोथ का कोकून से प्राप्त करते हैं। There is a variety of silk moth which look very different from one another, and the silk yarn they yield is different in texture. मैं सिल्क मोथ है, सिल्क यार्न जो होता है, सिल्क मोथ बहुत तरह के होते हैं, उसके कारण सिल्क यार्न अलग अलग तरह के निकलते हैं, अलग अलग मोथ टेक्सचर रहते हैं उसके, जैसे कोई कोरस रहता है, कोई स्मूथ रहता है, कोई शाइनी रहता है, इसी अलग अलग उसके कैरेक्टर रहते हैं। जैसे कि तसार सिल्क हो गया, मूगा सिल्क हो गया, कोसा सिल्क हो गया, ऑब्टेन फ्रॉम कोकून स्पून बाय डिफरेंट टाइप ऑफ moths. The most common silk moth is the mulberry silk moth. ज़्यादा कॉमन जो सिल्क यूज होता है, जैसा ज़्यादा कॉमन जो सिल्क हमें मिलता है उसे वो क्या है, मुलबेरी सिल्क मोथ है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट। सिल्क फाइबर जो कोकून से मिलता है सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस होता है और इलास्टिक, एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर, और उसे हम ब्यूटीफुल अलग अलग कलर में रंग सकते हैं। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ द सिल्क वार्म इज वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। सेरीकल्चर और ये जो कल्चर होता है सिल्क वार्म का, खेती हो जाता है सिल्क वार्म का, ये बहुत ओल्ड ऑक्यूपेशन है, बहुत पुराना व्यवसाय है इंडिया में, बहुत पुराने समय से चलते आ रहा है इंडिया में इसका खेती। पहले से ही इंडिया में इसका खेती हो रहा है, पहले से उत्पादन हो रहा है इसका अलग अलग सिल्क का, बहुत तरह तरह के सिल्क का। इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन ए कमर्शियल स्केल। इंडिया जो है बहुत मात्रा में सिल्क उत्पादन करता है कमर्शियल स्केल पे बेचने के लिए, अपने यूज़ के लिए साथ साथ बेचने के मतलब से, बेचने के मकसद से बहुत ज़्यादा मात्रा में सिल्क उत्पादन करता है इंडिया। कलेक्ट पीसेस ऑफ सिल्क क्लॉथ ऑफ द वेरियस। अब यहाँ पे एक्टिविटी में देखिए क्या बोल रहा है कि कलेक्ट पीसेस ऑफ सिल्क क्लॉथ ऑफ वेरियस टाइप एंड पास देम इन योर स्क्रैप बुक। अब बोल रहा है कि बहुत सारा तरह तरह का आप सिंपल इकट्ठा कर सकते हैं, आप स्क्रैप बुक में आप उसे पैचअप कर सकते हैं और उसका डिटेल्स लिख सकते हैं, कौन सा सिल्क है। यू कैन फाइंड देम इन टेलर्स। आप उसे टेलर के यहाँ भी पा सकते हो, उनके पास कतरन रहता है, कुछ सिंपल बचा हुआ रहता है, कपड़ा कट करने के बाद बचा हुआ रह जाता है कतरन, वहाँ से आप उनसे मांग सकते हैं। यू कैन फाइंड देम टेलर अमंग द, और किसी भी आंटी वगैरह से मांग सकते हैं। ये घर में साड़ी वगैरह रहता है, वहाँ से भी जान सकते हैं।
अब टेक हेल्प ऑफ योर मदर, अपने मदर, आंटी, टीचर, आइडेंटिफाई और सिस्टर का मदद ले सकते हैं। सच है, मुलबेरी, इस अलग अलग सिल्क हो गया, मुलबेरी सिल्क हो गया, तसार सिल्क हो गया, ईरा सिल्क हो गया, मोगा सिल्क हो गया, एटीसी। कंपेयर अब उसका टेक्सचर को कंपेयर कीजिए आप कि किसमें क्या डिफरेंस होता है, किसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, सब में जो सब अलग अलग कैटेगरी से मिलता है। जैसे यहाँ पे कुछ सिल्क है, जैसे ये क्या है, मोगा सिल्क है, मोगा सिल्क का कैटरपिलर है। दूसरा देखते हैं, ये क्या है, ये भी मोगा सिल्क निकाल रहा है, यहाँ पे देखिए। ये भी मोगा सिल्क का बना हुआ पर्दा है। दूसरा ये मुलबेरी सिल्क है, मुलबेरी सिल्क जो कि बहुत शाइनी होता है, बहुत चमकीला होता है और स्मूथ भी होता है बहुत। ये भी मुलबेरी सिल्क है। तासार सिल्क, तासार सिल्क का कैटरपिलर ये है, इससे हम लोग तासार सिल्क मिलता है, इसी कैटरपिलर से तासार सिल्क मिलता है हमें। ये देखिए तासार सिल्क का क्लॉथ हुआ। अब देखें दूसरा एक्टिविटी में क्या है, टेक एन आर्टिफिशियल सिंथेटिक सिल्क थ्रेड एंड ए प्यूपा सिल्क थ्रेड, बर्न दीज थ्रेड केयरफुली, डिड यू नोटिस एनी डिफरेंट इन द स्मेल वेयर बर्न। अब इसमें बोल रहा है कि आप आर्टिफिशियल सिंथेटिक थ्रेड लीजिए, दूसरा सिल्क का थ्रेड लीजिए जो प्यूपा सिल्क थ्रेड है या प्योर सिल्क थ्रेड है। आप दोनों थ्रेड को सेफली बर्न कीजिए, तो आप क्या दोनों के थ्रेड को थ्रेड में जलने का जो अलग अलग स्मेल आता है, कोई डिफरेंस महसूस कर रहे हैं तो ज़रूर कीजिएगा। एक आर्टिफिशियल थ्रेड का अलग महक होता है और एक नेचुरल प्योर थ्रेड का अलग महक होता है। आप इसे करके देखिए, एक्टिविटी है। नाउ बर्न वुलन फाइबर केयरफुली, डिड इट स्मेल लाइक बर्न ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क और दैट ऑफ द प्योर सिल्क, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई। अब उसके बाद आप वुलन फाइबर को केयरफुली बर्न कीजिए और उसके देखिए कि क्या ये आर्टिफिशियल सिल्क की तरह महक रहा है या क्या ये प्योर सिल्क की तरह महक रहा है, और अगर महक रहा है तो क्यों। टू रिमेंबर व्हेन द कोकून स्टेज इज रीच इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ, ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब इस एक्टिविटी को ट्राई कीजिए आप। फोटो कॉपी फिगर 3.9, अब 3.9 में जो फोटो था उसका फोटो कॉपी कीजिए। कट आउट पिक्चर ऑफ द स्टेजेस ऑफ, अब देखिए सिल्क का जो स्टेजेस है सिल्क वार्म का, उस स्टेजेस को कट कीजिए या फोटो कॉपी करके उसे कट कीजिए। स्टेज ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ का लाइफ हिस्ट्री एंड द पेस्ट देम ऑन पिक्चर ऑफ अ कार्डबोर्ड और चार्ट पेपर, जम्बल देम, उसका उसे सजाइए। नाउ ट्राई एंड अरेंज द स्टेजेस इन द करेक्ट सीक्वेंस, आप ट्राई कीजिए उस स्टेजेस और को करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करने का। हु एवर डज इन फास्टर विन, जो इसे जल्दी कर लेगा वो विन जीत जाएगा। यू मे ऑल्सो डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री इन योर वन वर्ड, आप उसके अरेंज के सीक्वेंस को करेक्टली अरेंज करने के बाद आप उसका लाइफ हिस्ट्री को अपने वर्ड में लिख भी सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा बताया गया है। इन इंडिया वोमेन आर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व, ज़्यादातर या महत्वपूर्ण, ज़्यादातर यहाँ ठीक रहेगा, ज़्यादातर इन्वॉल्व रहती है इन वेरियस काइंड ऑफ द इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। दीज आर रेयरिंग ऑफ द सिल्क वर्म, इंडिया में ज़्यादातर महिला है जो होता है रिलेटेड है सिल्क प्रोडक्शन से, और वो सिल्क वर्म का पालन पोषण करती है, सिल्क वर्म पालती है या उसका कल्चर करती है, खेती करती है। reeling of the silk from the cocoon and proceeding of the raw silk into fiber, फिर वहाँ से सिल्क कोकून से सिल्क निकालते हैं, उसे रेल करते हैं और उसे प्रोसीड कर देते हैं आगे सिल्क फाइबर के लिए। बाय दिस इंटरप्राइजर उद्योग के
इस उद्योग से दे कंट्रीब्यूट टू द नेशंस इकोनॉमिक। इससे क्या होता है कि नेशन इकोनॉमिक भी बढ़ रहा है और उनका भी अपना उद्योग चल रहा है। चाइना लेड द वर्ल्ड इन द सिल्क प्रोडक्शन। चाइना सबसे पहला स्थान ग्रहण करता है या बहुत पुराना है चाइना कम सिल्क प्रोडक्शन के मार्केटिंग में। इंडिया आल्सो रैंक अमंग द लीडर्स सिल्क प्रोडक्शन कंट्री। इंडिया भी सिल्क प्रोडक्शन कंपनी में लीड करता है, रैंक करता है, एक पहला दूसरा स्थान अचीव करता है। चाइना जो है बहुत पुराना सिल्क प्रोडक्शन होने के कारण पूरा वर्ल्ड में ये सिल्क प्रोडक्शन अभी तक लीड करता है। लेकिन इंडिया का मार्केट सिल्क प्रोडक्शन मार्केटिंग भी बहुत बड़ा है और चाइना के मुकाबले इंडिया भी पूरा वर्ल्ड में सिल्क प्रोडक्शन या सिल्क का ट्रेड करता है। अब देखते हैं आगे, फ्रॉम कोकून टू सिल्क। अब कोकून से सिल्क किस तरह हम लोग प्राप्त करते हैं, किस तरह बनता है। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क moths are reared and their cocoons are collected to get silk thread। अब सिल्क का ऑब्टेन के लिए मोथ्स को पाला जाता है और उसका कोकून्स को कलेक्ट किया जाता है टू गेट सिल्क थ्रेड। तो क्या सिल्क थ्रेड प्राप्त करने के लिए सिल्क थ्रेड हमें कोकून से ही मिलेगा। अब कोकून कहाँ से मिलेगा, और मोथ ज़्यादा मात्रा में रहेगा तो कोकून हमें भी ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। अब रेयरिंग ऑफ सिल्क वार्म का पालन पोषण या देखभाल या उसका कल्चर किस तरह होता है वो देखते हैं। ए फीमेल सिल्क मोथ ले 100 ऑफ एग्स एट ए टाइम। अब कोई फीमेल सिल्क मोथ है वो 1000 ऑफ लेयर एक समय में देती है। अब उस एग को हम लोग स्टोर करते हैं केयरफुली ऑन द स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड द सॉलिड टू सिल्क वार्म फार्मर। और उसका सोल्ड करते हैं सिल्क वार्म फार्मर को, उसको कलेक्ट करते हैं उसका एग को, उसका सिल्क वार्म फार्मर को सोल्ड कर देते हैं। अब वो फार्मर कीप द एग अंडर द हाइजीनिक कंडीशन एंड अंडर द स्टेबल कंडीशन फॉर टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर ह्यूमिडिटी। अब वो फार्मर उस एग को हाइजीनिक कंडीशन में रखता है, अंडर सुटेबल कंडीशन और सही टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में रखता है। द एग आर वार्म टू सुटेबल टेम्परेचर। उस एग को सुटेबल टेम्परेचर दिया जाता है जिससे वो एग फर्टिलाइज करे और हैच करे। उसका एक से लार्वा हैच करता है, लार्वा निकलता है एग के बाहर। दिस इज डन व्हेन मुलवर्क ट्री बियर फ्रेश क्रॉप ऑफ लीफ। ये तब होता है जब मुलवर्क ट्री नया पत्ता देता है। जिस समय मुलवर्क ट्री नया पत्ता देता है उस सीजन में फेवरेबल कंडीशन होता है उसका, जब एक से लार्वा निकलता है। द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर, लार्वा को कैटरपिलर बोलते हैं या सिल्कवर्म बोलते हैं। ये दिन रात खाता है, क्या खाता है, मुलवर्क ट्री का पत्ता खाता है और कुछ नहीं खाता। इन डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज, और साइज में बहुत स्पीड रफ्तार से बढ़ता है। अब आपको एक्टिविटी में इसी का फिगर बना था, मैंने इसका नहीं वो स्टेजेस का बना था, आप इसका भी बना सकते हैं। किस तरह वो कलेक्ट करता है, किस तरह एक देता है, एक फार्मर खरीदता है, फिर वो उसे सुटेबल कंडीशन टेम्परेचर में रखता है। फिर समय उसका क्या है, जब मुलवर्क ट्री जिस समय मुलवर्क ट्री नया पत्ता देता है उसी समय वो लार्वा बाहर निकलता है। और लार्वा बाहर निकलने के बाद नया पत्ता वो भरपेट खाता है, दिन रात खाते पीते रहता है और बहुत स्पीड में बढ़ता है वो। डिस्कवरी ऑफ सिल्क। अब सिल्क का डिस्कवरी कब हुआ था, कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था वो देखते हैं कुछ। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज परहैप अननोन। अब सिल्क का एग्जैक्ट टाइम डिस्कवरी का तो नहीं पता है किसी को भी, अननोन है अभी सबसे। एक और क्योंकि बहुत पहले बहुत पुराने काल से चलते आ रहा है सिल्क का व्यवसाय। अकॉर्डिंग टू एंड ओल्ड चाइनीज लीजेंड्स। अब ओल्ड चाइनीज लीजेंड्स ज्ञानी से पता चलता है या ओल्ड महान ज्ञानी से पता चलता है कि ओल्ड चाइनीज से पता चलता है कि द इम्प्रेस सी लंगची, महारानी सी लंगची जो थी, आस्क्ड टू एम्परर हुआंग टी टू फाइंड द कॉज ऑफ डैमेज लीव्स ऑफ द मुलबेरी ट्री। महारानी जो थी वो अपने एम्परर को बोलती है हुआंग टी से कि मुलवर्क ट्री का जो पत्ता है वो डैमेज क्यों हो रहा है, उसके गार्डन में जो मुलवर्क ट्री का जो पत्ता था वो खुद ब खुद डैमेज कैसे हो रहा है। द एम्प्रेस फाउंड वाइट वर्म्स ईटिंग ऑफ मुलवर्क लीव्स। तो एम्प्रेस महारानी जो थी वो
देखती है, ऑब्जर्व करती है कि मुलवर्क ट्री का जो पत्ता है एक वाइट कलर का कीट जो है वो खा रहा है, वार्म वाइट कलर का जो वार्म है छोटा छोटा वो खा रहा है। सी ऑल्सो नोटिस्ड दैट दे वेर स्पाइनिंग शाइनी कोकोन्स अराउंड देम। वो नोटिस भी की कि वो अपने चारों तरफ एक चमकीला कोकोन जो होता है चारों तरफ मेर रहा था, स्पाइन कर रहा था, मैंने अपने चारों तरफ एक कवच बना रहा था। एक्सीडेंटली अ कोकोन ड्रॉप इनटू हर कप ऑफ टी। मैंने एक्सीडेंटली चोखा में एक कोकोन जो है उनके चाय में गिर जाता है एक्सीडेंटली। ए टैंगल ऑफ, जो कि उलझा देता है उस महारानी को, टू डेलिकेट फ्रेड ऑफ सेपरेटेड फ्रॉम द कोकोन। अब चाय में गिरने के बाद चूंकि चाय गर्म था तो वहाँ कोकोन से थ्रेड अलग हो जाता है गर्म होने के, चाय को गर्म होने के कारण, तो उसे महारानी को उलझन में डाल देता है और यहाँ से सिल्क बनने का प्रक्रिया या आइडिया उत्पन्न होता है, ऐसा माना जाता है। सिल्क इंडस्ट्री बिगिन इन चाइना एंड वाज केप्ट ए क्लोज guarded secret for hundreds of the years. Later on, traders and travelers introduced silk to other countries. बाद में पहले तो चाइना में हुआ, उसका तो बार बार दूसरे कंट्री में इसका व्यवसाय होने लगा, और जिस रूट से व्यवसाय हुआ उसे हम लोग सिल्क रूट बोलते हैं। अब उस सिल्क रूट से सिर्फ सिल्क नहीं, बाकी सभी व्यवसाय होता था, लेकिन ज़्यादा मात्रा में उस रूट से सिल्क जाता था, और सिल्क के कारण ही वो रूट बना था सिल्क के बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए, इसीलिए उस रूट को सिल्क रूट बोलते हैं, जो कि अभी मौजूद है। अब देखिए, द worms आर केप्ट इन क्लीन बम्बू ट्रेज along with the freshly cooked mulberry tree। अब उस worms को क्या करते हैं हम लोग, सेफली क्लीन बम्बू ट्रेस में रखते हैं। उसके आफ्टर 25 to 30 डेज, 25 से मैंने मुलबर्ग ट्री पे जो रहता है वार्म्स उसको हम लोग सेफली रखते हैं। उसका 25 से 30 दिन बाद कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड मूव इनटू देयर चैम्बर ऑफ द बम्बू इन द ट्रायर्स टू स्पिन कोकोन। उसके बाद 25 से 30 दिन तक वो बहुत खाता है। उसके बाद कैटरपिलर जो होता है वो मूव कर जाता है बम्बू में, बम्बू के टायर्स में, ट्रेस में, और वो स्पिन करने लगता है कोकोन बनाना स्टार्ट कर देता है। कोकोन को चाहता है स्पिन करना स्टार्ट कर देता है। स्मॉल रेक्स और twigs may be provided in the tires to which cocoons get attached। छोटा छोटा रेक दिया हो रहता है, टैच दिया हो रहता है जिससे कोकोन अटैच हो जाए। The caterpillar or silkworm spin the cocoon inside which develop the silk moth। अब कैटरपिलर और सिल्क वर्म जो होता है स्पिन करता है कोकोन के इनसाइड में, जिसके कारण होता है सिल्क मोथ क्रिएट होता है। अब प्रोसेसिंग सिल्क, अब सिल्क किस तरह बनता है देखिए। A peel of the cocoon is under for obtaining silk fiber. The cocoon are kept under the sun or boiled or exposed to steam। अब कोकोन को निकालते हैं, गर्म करते हैं या धूप में रखते हैं उसे, या बॉयल करते हैं जब तक वो स्टीम ना बन जाए तो। और स्टीम बन गया मतलब पानी खोल गया होगा, तो उसके कारण क्या होता है, सिल्क फाइबर अलग हो जाता है, सिल्क फाइबर सेपरेट और जिसके कारण सिल्क फाइबर सेपरेट हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकोन फॉर यूज ऑफ द सिल्क इज कॉल्ड रेलिंग द सिल्क। अब सिल्क प्राप्त करने के लिए कोकोन को जो हम लोग बॉयल कर रहे हैं और उससे सिल्क को अलग कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम लोग रेलिंग द सिल्क बोलते हैं। रेलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन। रेलिंग हम लोग स्पेशल मशीन में करते हैं, विच अनविंड द थ्रेड और फाइबर ऑफ द सिल्क फ्रॉम द कोकोन, जो कि अनविंड करता है, जो कि खोलता है कोकोन को और सिल्क को अलग करता है उससे। सिल्क फाइबर आर देन स्पून इनटू सिल्क थ्रेड विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय weavers।
अब देखिए यहाँ पे सिल्क फाइबर जो होता है स्पून करता है सिल्क थ्रेड में, मैंने सिल्क फाइबर से हम सिल्क थ्रेड बनाते हैं मेड़ के बुन के, उसका उस सिल्क थ्रेड से सिल्क वेवर्स लोग क्या करता है सिल्क का कपड़ा बुनता है। इस तरह से हमारे सिल्क क्लॉथ प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम लोग जान गए किस तरह से सिल्क बनता है। अब देखिए इस चैप्टर में कीवर्ड क्या क्या था, क्या क्या हम लोग पढ़े। पहला तो कोकून, फिश। पहले हम लोग क्या पढ़े फिश के बारे में कि हम लोग कहाँ से हेयर प्राप्त करते हैं, वुल्फ से, शिप से, गोट से, कैमल से, गोट्स, याक से, यहाँ से हम लोग प्राप्त करते हैं। उसका उसकी धोना में स्कोरिंग करना, स्टोर, फिर उसका स्टोर करने से क्या क्या हैजर्डियस होता है, ऑक्यूपेशनल हैजर्डियस होता है। अब सिल्क वार्म के बारे में कोकून, रियलिंग करना, शेयरिंग करना, शेयरिंग तो वो था काटना, हेयर काटने को शेयरिंग बोलते हैं, सिल्क मोर, सिल्क वार्म, ये सब सेरिकल्चर, सिल्क को पालने का शेयरिंग कल्चर बोलते हैं। अब इस चैप्टर का समरी यहाँ पे है, आप पढ़ सकते हैं इसे, या इस वीडियो को अगर आप नहीं समझो तो दोबारा देख लीजिए, या इस समरी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे आप पढ़ लीजिए। अगर ये समरी याद रहेगा तो पूरा चैप्टर आपको याद रहेगा, एटलीस्ट इस समरी तो याद रहना चाहिए। अब एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब एक्सरसाइज आप लोग खुद ट्राई कीजिए, अगर ना समझ में आए तो वीडियो दोबारा देखिएगा, क्योंकि चैप्टर में एक्सरसाइज का हर एक आंसर मिल जाएगा आपको। और आंसर अगर आपको ना मिले तो इस एक्सरसाइज का आंसर हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं और आंसर नोट कर सकते हैं। लेकिन उस आंसर डाउनलोड और नोट करने से पहले एक बार खुद ट्राई कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।